नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? ऋचा बेटा, उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है इसलिए। सानिया, मुस्कान, राजेंद्र, आयुष, आरती, भावना, खुशबू, प्रतीक, परेश, ज्योति, जन्मे, श्रवण, ऋषभ, सुनिधि, इमानुअल, सानिश, सिंगराज, क्वीन प्रिया, हर्षा, अनिल, प्रहलाद, राहुल, श्रेयांश। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम अच्छा हूं। होपफुली आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। आरएनए का टेस्ट बेटा उस पे होगा ना भाई, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में। सर आप जमीन पर बैठे हैं क्या अंशुमान? हाँ भाई, मैं बिल्कुल जमीन पर बैठा हूँ। आज थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है, बाहर मौसम दिखाई दे रहा है, बारिश वारिश हो रही है। श्रेयांश, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सिंगराज, बिल्कुल। आज रेज हैंड ट्राई करें यार, इतने सारे रेज हैंड्स है ना, क्या करें? किसी दिन एक सेशन रखेंगे, जिस दिन डाउट सेशन लिखा आएगा उस दिन करेंगे। मनीष, रिवीजन कर लो बेटा, रिवीजन कर लो, है ना। हाँ आज स्पेशल क्लास है, हैप्पी सिंह बिल्कुल है। हाँ ऋचा, जया बिल्कुल। वीरेंद्र एक कॉल। तस्लीम, थैंक यू भाई। नरेश बेटा, बुक जो है वो मार्केट तक पहुंच जाएगी आपकी, है ना, शॉप तक पहुंच जाएगी, डोंट वरी। अभी मैंने मतलब एक पब्लिशर से ही बात की है, वो मतलब इंडिया के जितने भी बुक सेंटर्स है सब पे पहुंचा देगा। चलिए शुरू करें। सर एक कॉल प्लीज। इंग्लिश बुक भी और हिंदी बुक भी, दोनों। सर आज सचिन मेरी बात क्यों नहीं सुनते, कब से मैसेज कर रहा हूँ। हाँ भाई सचिन, गुस्सा क्यों हो रहे हो यार, बहुत तेजी से निकल रहे हैं। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। मीनस उड़ीसा भी पहुंच जाएगी, चिंता मत करिए। सत्यप्रभा, मैंने बेटा एक पब्लिशर से ही पर्सनली बात की है, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के आप तक पहुंचा सके, है ना। सर काश आप बिहार से होते तो गरीबों को बिहार की क्लास भी बीपीएससी की भी फ्री में मिलती। निश्चित ही मिलती। और इस तरह से चीजें होती रहेंगी तो लोगों को बहुत मोटिवेशन रहेगा, है ना। अशोक नहीं, कुछ भी ऐसा एंट्रेंस एंट्रेंस कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये तो पूरी तरह से ऐसा कार्य है जो चैरिटी के लिए किया जा रहा है, तो इसमें क्या एंट्रेंस रखना भाई। सब लोगों के भले के लिए किया जा रहा कार्य है। इसमें बकायदा बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे आपको, जो मतलब जिनको मैं सैलरी दूंगा। चलिए शुरू करें। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए। हाँ कोई भी कहीं से भी। तो अपना आज 5 ईयर प्लान का आखिरी दिन है। मतलब आज मैंने कहा था आपसे 5 ईयर प्लान 3 दिन चलेगा, तो होपफुली आप लोगों को मालूम होगा कि आज अपन खत्म कर लेंगे 5 ईयर प्लान को, है ना। ठीक है, तो अपन ने रोलिंग प्लान तक पढ़ लिया था, जहां तक मुझे मालूम है ना। रोलिंग प्लान तक पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ जी, तो अब उससे आगे का पढ़ लेते हैं।
ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने आपसे कहा था कि जब 1966 आया तब जो वो चली आ रही थी, सरकारें चली आ रही थी, जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, 76 आया, 79 आया, तो बीच में एक समय ऐसा आया जिस समय कांग्रेस की सरकार हट गई, है ना। 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई, है ना। हाँ, हरिहर, बिल्कुल, सब कोशिश तो करेंगे, देखो भविष्य में सब क्षेत्रों में जाने की कोशिश करेंगे, है ना। शुरुआत जो है हम इसी से कर रहे हैं बेटा, RAS से, है ना। तो हुआ कुछ यूं कि शुरुआत के अंदर ना हमने आपसे एक बात कही थी कि जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उन्हें लगा कि देश जो है वो कांग्रेस से चल नहीं पा रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम अपना पंचवर्षीय प्लान लेकर के आए, है ना। तो वो अपना पंचवर्षीय प्लान लेकर के आ गए, और साथियों ये पंचवर्षीय प्लान केवल 2 ही साल चल पाया। क्यों चल पाया? क्योंकि फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया और फिर से, है ना, इंदिरा जी की सरकार आ गई, और इस कारण से इस समय को 78 से लेकर के 80 के समय को हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके बाद में 80 ऑनवर्ड्स जो है। हाँ विशाल, थैंक यू सो मच भाई। RAS के क्षेत्र में मुफ्त तैयारी कराने जा रहे हैं, कार्य शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति समान है। बिल्कुल, ये काम करने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जेब से पैसा खर्च करना है। हाँ जी, तो पॉइंट क्या है साथियों कि ये 1980 से लेकर के 1985 के बीच में फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई। अब सभी लोग प्लीज शांति से पढ़ लें, 40 मिनट बाद हम बात करेंगे। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कोई डाउट हो तो लास्ट में पूछ लेना, या फिर बीच में पूछ लेना, पढ़ाती हुई चीजों में, है ना। बाकी जो भी आपको मतलब मुझसे बातचीत करनी हो क्लास के एंड में हम बात कर लेंगे, है ना। तो साहब क्या हुआ, फिर कांग्रेस के समय पे कांग्रेस की छठी पंचवर्षीय योजना आ गई, और इस समय विकास लक्ष्य 5.2% रखा गया था, लेकिन 5.6% आ गया। और इस समय सबसे बड़ी चीज जो समझ में आई सरकार को वो क्या है कि थोड़ा सा उदारीकरण हमको करना पड़ेगा। उदारीकरण का मतलब है कि थोड़ा सा खुलापन जो है वो मार्केट में लाना पड़ेगा। ये बात छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर समझ में आ गई थी। ठीक है साथियों, अब 7वीं का टाइम आया, तो देखिए आप हर साल में 5 साल में कुछ ऐसा जरूर देख रहे हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब जैसे 1980 से लेकर के 1985 के बीच में अगर आप देखते हैं तो 84 में साथियों आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है ना। तो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है और इस समय सत्ता परिवर्तन होता है और राजीव गांधी जी सरकार में चले आते हैं। ठीक है, तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी। तो एक प्रकार से ये पंचवर्षीय योजना चल ही रही थी। सर ये सलीम पूछे सर 2 ईयर क्यों वाजपा सरकार था क्या उस टाइम? नहीं बेटा नहीं, जनता सरकार था, जनता सरकार, है ना। हाँ जी, भाजपा सरकार तो अटल जी के टाइम पे बनी है फर्स्ट टाइम। फिर क्या हुआ, है ना। तो अब क्या हुआ बच्चों कि यहां पर अचानक नीतियों में परिवर्तन आना शुरू हुआ, है ना। बिल्कुल अंकिता, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अब थोड़ा पढ़ लो बेटा, है ना। बीच में मैंने इन चीजों को मना किया ना, सबको लास्ट में पूछ लेना। मैंने ज्वाइन भी किया तो आपकी क्लासेस बंद नहीं होंगी। जिनका भी सवाल बार बार ये चल रहा है सर आप RAS ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हमें पढ़ाएंगे या नहीं, आपकी क्लासेस नहीं रोकूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो सीन क्या निकल के आया, सबसे पहला तो ये था कि इस पूरी घटना के अंदर जब ये 5 वर्षीय योजना चल रही थी, अब सरकार का परिवर्तन हुआ, और सरकार का परिवर्तन हुआ तो अब राजीव गांधी जी की सरकार चल रही थी। तो अब राजीव गांधी जी ठहरे एकदम नए, मतलब यंग ब्लड, जिसके अंदर जोश भी काफी कुछ करने का है। और आपको यदि मालूम हो तो यही वो समय था जिस समय राजीव गांधी जी ने प्रमोट किया, किस चीज को प्रमोट किया कि भाई किस प्रकार से इंडिया के अंदर वो लाई जाए, क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर क्रांति लाई जाए, है ना। तो भारत में कंप्यूटर क्रांति जो है वो इस कारण से इसके समय पर, मतलब ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है इसके समय पर आई। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट। देखिए आप लोगों को लगता होगा कि मोदी जी एक डायलॉग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बनते चले जा रहे हैं। मतलब आत्मनिर्भरता कोई आज नहीं आया है, आत्मनिर्भरता तब से चला आ रहा है। हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये सपना हमारा बहुत समय से है। पहले हम अनाज में आत्मनिर्भर हुए, अब हम बहुत सी चीजों में धीरे धीरे फिर तेल में हो जाएंगे, ऊर्जा में हो जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसको कि हम लोग हर तरह से पाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट द प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। रीजन, राजीव गांधी जी की सोच ऐसी थी कि उनको लगा कि नहीं, अगर हमने देश के अंदर इकोनॉमी के रास्ते नहीं खोले तो निश्चित ही कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे इस बारे में विचार होने शुरू हुए। अब क्या होता है
साथियों टेक्निकली तो 7वीं के बाद 8वीं 5 ईयर प्लान आना चाहिए था, लेकिन इस दौरान भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल सिचुएशंस जो थी ना वो भारत के पक्ष में नहीं थी। अगर आपको मालूम हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, और वो घटना क्या थी कि लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। अगर आपको मालूम हो साथियों, तो लिट्टे के द्वारा जो है वो राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था, इनको मार दिया गया था। तो चूंकि 1991 का एक ऐसा फेज था जिस समय पॉलिटिकल टर्मोइल तो अपनी चरम पर था। देखिए एक चीज मान के चलिएगा, जब भी कोई इकोनॉमी फेलियर इकोनॉमी हो रही होती है तो वहां राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद या फिर मतलब धरना प्रदर्शन, लूटपाट, ये सब चीजें हो रही होती हैं, है ना। ये इकोनॉमी के फेल होने के निशाने होते हैं। इस समय फिर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि मतलब ये समय चल रहा था, तो 5 ईयर प्लान की बात चल रही थी, तो ये समझ में आ गया कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं बचा है कि हम सरकारें चला पाए, ऐसा हमारे पास समय नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि अल्टीमेटली हमको एक फेलियर स्टेट की तरह देखा जाना तय किया जाएगा, क्योंकि इतने साल से हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी चीज से लड़ रहे हैं। गरीबी होती है तो आदमी हर छोटी चीज के लिए लड़ाई कर रहा होता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देके शायद आप समझ जाएं। मैं ना कोटा में बहुत समय तक नौकरी की है मैंने, कोटा राजस्थान के अंदर। और कोटा में क्या सीन था साथियों, एक समय तक कोटा कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्राइम के लिए जाना जाता था, मतलब वंस अपॉन ए टाइम वह क्राइम काफी ज्यादा था, क्योंकि वहां फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। फैक्ट्रीज बंद हो गई थी तो क्राइम बहुत ज्यादा पनपा, लोगों में अस्थिरता हुई, लोग डरते थे घर से बाहर निकलने में। लेकिन धीरे धीरे वहां पर रोजगार आने शुरू हुए, कोचिंग से शुरू हुई, रोजगार आने शुरू हुए। रोजगार में फिर जो क्रिमिनल्स थे या फिर जो भी आपराधिक मनोवृत्ति के लोग थे, उन्होंने हॉस्टल खोलने शुरू किए, मैस खोलनी शुरू की, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल डाल लिए, है ना। इस प्रकार के कार्य करने लगे और अचानक क्राइम रेट नीचे आ गया, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, है ना। तो असल में ये एकदम प्रोपोर्शनल माना जाता है कि देश के अंदर अशांति। आप देखिए अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने आपको रिसेंटली काफी सारे देशों के बारे में पढ़ाया है। मैंने आपको हैती पढ़ाया, आपको याद होगा, है ना। ऐसे ही क्या बोलते हैं, एक देश मैंने पढ़ाया था आपको, एल सल्वाडोर, अगर याद हो, जिसने की क्रिप्टो करेंसी चालू कर दी। दक्षिण अफ्रीका पढ़ाया। इन सब की जहां जहां इकोनॉमी नीचे आ रही है वहां वहां पर अस्थिरता आती चली जा रही है ना। तो हमारे देश को ये समझ में आ गया था कि हो नहीं पाएगा हमसे। और इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये थी साथियों की स्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि भारत के पास में इतना भी धन नहीं था कि वो अगले 1 महीने के लिए भी अनाज इंपोर्ट कर सके, या जरूरत की जो सामान है, मतलब तेल आयात कर सके, या जरूरत का जो सामान हमको देश चलाने के लिए चाहिए, हम वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अच्छा। तो हमने 2 साल तो ऐसे धक्के में चलाया, राजीव गांधी जी रहे 2 साल, हमने मतलब 1 वर्षीय योजना बनाई। लेकिन राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के तुरंत बाद सरकार बनी पीवी नरसिम्हा राव की। और पीवी नरसिम्हा राव जब सरकार में आए तो उस समय मनमोहन सिंह जो थे वो उनके वित्त मंत्री बनकर के आए। तो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर अब देश को बचाना है तो ये आखिरी मौका है जिसको बचाया जा सकता है। और आखिरी मौका ये है कि हमें, जो हम इतने दिन से साम्यवाद या फिर ये समझें कि क्लोज इकोनॉमी पकड़ के चल रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। मतलब क्लोज इकोनॉमी जो है वो इंडिया के लिए अल्टीमेट विकल्प नहीं होगा। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो ओपन इकोनॉमी की तरफ जाना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना होगा, है ना। तो अब इस स्थिति में इंडिया ने अपने यहाँ पर 3 प्रमुख विचारधाराएं अपनाई, और इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ये इतना सक्सेसफुल हुआ पहली ही रेट में कि अब तक हम लोगों ने जितनी ग्रोथ रेट सोची थी उससे भी कहीं ज्यादा ग्रोथ रेट हमें दिखाई दी। ठीक है, बिल्कुल आस्था, बिल्कुल देख लेंगे, है ना। तो जितनी हमने सोच रखी थी उससे भी ज्यादा हम लोगों को ग्रोथ रेट इस समय पर दिखाई पड़ी, और हमने 6.8% की ग्रोथ रेट दर्ज की। अब बड़ा सवाल बनता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में आपने क्या किया? सबसे पहले लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। इसमें हमने क्या किया मैं आप लोगों को बताता हूं। हमने अपने नियम कानून आसान कर दिए। आसान से मतलब कि अब आपको हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी भी सरकारी संस्था के चक्कर नहीं काटने हैं, आप बताइए, हम आपका काम करने खुद चले आएंगे। दैट इज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, जो भी सरकार के पास सरकारी संपत्ति थी
जो इतने दिनों से बनाई जा रही थी, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे भेल हो, चाहे गेल हो, चाहे ओएनजीसी हो, जिनको सरकार ने, नेहरू जी ने शुरुआत में बनाया था। आपको याद होगा सेकंड पंचवर्षीय योजना में बड़ी बड़ी जो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज हैं उनका वो रखा गया था, है ना। तो साथियों ऐसी स्थिति में उनका प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया गया ताकि उनकी वजह से धन की प्राप्ति की जा सके। आ गई बात समझ में? तो ये जो आप शब्द सुनते हैं ना कि सरकार निजीकरण कर रही है, निजीकरण कर रही है, असल में इंडिया जैसे देश को जो गेन चाहिए ना, शॉर्ट टर्म गेन, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, लोगों को रोजगार देने का के अलावा धन का उपलब्ध करवाना, या जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं, इनके लिए हमें निजीकरण ही एक विकल्प के रूप में नजर आता है। पहला तो क्यों? क्योंकि निजीकरण के नाम पर वो लोग पैसा देते हैं जो पैसा दबा के बैठे हुए हैं। इसकी वजह से उस पैसे का उपयोग सरकार जनता के हित में कर पाती है। बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। आप लोगों को लगता है क्योंकि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी होते हैं। अगर आप लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ लें, जैसे कि बहुत सारे लोगों को अनाज मिलता है, मुफ्त अनाज है, मुफ्त शिक्षा है। आपको लगता है कि शिक्षा तो हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है, लेकिन आप विचार करिए कि भारतवर्ष में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 से 2 लाख तो टीचर्स होंगे ही होंगे। मतलब आप इस तरह से अंदाजा लगाइए, है ना, 1.5 से 2 लाख टीचर होते ही होंगे। मतलब इसमें तो कोई अंदाजा आप मतलब वो नहीं लगा सकते। अब 1.5 से 2 लाख टीचर्स ऐसे हैं जिनको की, सरकारी टीचर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिनको की एक बहुत अच्छी जो मतलब सैलरी है वो दी जाती है, जिसकी वजह से कई बार तो राष्ट्रपति कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सैलरी मेरी नहीं है जितनी इनको दी जा रही है। यानी कि वो सैलरी, और उसमें फीस के नाम पर क्या लिया जा रहा है? फीस के नाम से आपका समय लिया जा रहा है कि आप आइए और एडमिशन ले लीजिए बस, है ना। तो आप सोच के देखिए कि सरकार इतने सारे टीचर्स को रेगुलर पेमेंट दे रही है आपसे कुछ लिए बिना। ये कैसे हुआ? ये तभी हुआ जब सरकार के पास धन आया। धन कहां से आया? जब सरकार, ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई धन देके भूल गए थे जिससे वो काम चल रहा है। या तो आप टैक्स देंगे, जब टैक्स से भी काम नहीं चलता तो फिर सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है ताकि एक बार में ज्यादा धन आ सके और बुनियादी आवश्यकताएं चलती रहें। ठीक है। अच्छा हाँ, खाना भी फ्री मिलता है, बिल्कुल। तो आप सोच के देखिए कि आपने पढ़ना गए, पढ़ने के साथ साथ मिड डे मील जैसी योजनाएं चल रही हैं। आपको लगता होगा कि इसमें कौन सा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जब आप विचार करेंगे ना कि 30 करोड़ की आबादी को अगर आपको मुफ्त में भोजन कराना है तो मजाक नहीं होगा यार। अगर मैं ये मानता हूं कि 30 करोड़ की आबादी का रोज 1 रुपया भी खर्चा आ रहा है ना खाना खिलाने का, तो 30 करोड़ इंटू 1 करके देखिए आप 3 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर 900 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। और भी ज्यादा ही हो जाएगा। 30 इंटू 30 करोड़ कितना हो जाएगा? 3 या 9, हाँ लो देख के देखो आप, तो 900 करोड़ रुपए आपका खर्च हो रहा है। ये तो मैंने 1 रुपया कैलकुलेट किया है, जबकि सरकार ऑन एवरेज 14 रुपए खर्च करती है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आती। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने जाते हो, लेकिन आपको भी पता है जब केस बिगड़ने लगता है तो सरकारी हॉस्पिटल भागते हैं, क्योंकि सरकार में वो सारी सुविधाएं आपको फ्री में दी गई हैं। उसमें लगे हुए डॉक्टर्स फ्री, दवा फ्री, हॉस्पिटल फ्री, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री। ये सब कहां से आया, है ना? ये सब कहां से आया? तो साथियों ये सारी चीजें सरकारें इस धन को या तो आपके टैक्स से लेती हैं या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इससे लेती हैं, है ना। ये बुनियादी सुविधाएं हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर हम लोग तो 2 रुपया दे के आते हैं वहां पे, जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं 10 रुपए करने जाते हैं, है ना। लेकिन आप विचार करिए कि सरकार बहुत से लोगों का रियल में मतलब इलाज करती है। और अभी कोरोना जैसा पेंडेमिक आया तो आपको भी पता है कि 125 रुपए के आसपास सरकार को वैक्सीन पड़ी है। ये कोई सरकार पार्टी विशेष की नहीं, कोई सी भी सरकार हो, आप इसकी जगह कांग्रेस होती तब भी वैक्सीन फ्री में ही आती। मतलब सरकारों के पास में ये बहुत बड़े काम है ना। तो अब आप देखिएगा, हाँ ये क्या लिख रही हैं बच्ची? यस सर, आई एम गवर्नमेंट टीचर, इस टाइम क्लास ऑफ है तो मैं आपकी क्लास लाइव ले पा रही हूँ। गवर्नमेंट के बिना रोके ऑन टाइम हम लोगों की सैलरी दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है सुष्मिता आप। गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी, मतलब सरकार ने एक भी दिन सैलरी नहीं काटी, जबकि हर मार्केट के अंदर सैलरी कट गई, हर प्रकार के मार्केट के अंदर सैलरी कट गई। अब 125 रुपए की एक वैक्सीन डोज है, वैक्सीन डोज 125 रुपए की है और संपूर्ण भारत में 135 करोड़ लोगों को लगनी ही है ना। अब आप खुद से जोड़ के देखिए कि कहां से आएगा ये पैसा। ये पेट्रोल डीजल पर जो कीमतें बढ़ रही हैं ये सब इसी की वजह से निकल के आती हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखिएगा, बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। जैसे आप सड़क देखते हैं, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके अधिकांश शहरों में आजकल कचरा उठाने आता है, है ना, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, कचरा वाला आता है।
अमृत मिशन के तहत आपके घर तक नल से पानी आ गया है। सरकार का जल जीवन मिशन चल रहा है, 2024 तक भारत के हर घर में टैप वाटर से पानी होगा। ये सब पैसे आप कहेंगे सर हम बिल देते तो हैं, बेटा बिल से पहले भी पैसा चाहिए होता है, ऐसे ही काम नहीं हो जाते हैं सरकारी काम ना, बहुत पैसा लगता है इसमें, ये आप और हम जैसे लोग देते हैं। तो सरकार को ये पैसा जो मिलता है ये निश्चित ही सरकार की आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता है, जिनको ना दिया जाए तो फिर हम अलग परेशान होने लगते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमको समझनी होती हैं। तो असल में ये जो प्राइवेटाइजेशन अपनाया गया ये इसीलिए अपनाया गया कि भाई जितना हो सके निजीकरण करिए, पैसा लीजिए। और आपने देखा होगा अभी इन दिनों सरकार बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन के फेवर में जा रही है। जैसे आपने देखा होगा, आपने रेलवे के निजीकरण के बारे में चर्चाएं सुनी ही होती हैं कि सरकार ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। रेलवे के मेरे कुछ अधिकारी मित्र हैं जो कि रेलवे में अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं, वो बताते हैं कि एक समय था जब IRTS अधिकारी जो होता था, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सिस्टम का जो अधिकारी होता था, है ना, ट्रांसपोर्ट अधिकारी होता था, ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, IAS के थ्रू बन के आती है। वो बताते यार पहले एक जमाना था जब हमारे पास 10-10 नौकर काम करने आते थे, आज स्थिति ये है कि खुद का खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा काम ही नहीं दिया जा रहा है, हमारे पास में कोई वर्कर एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है। रीजन, क्योंकि सरकार को पता है कि पैसा कहीं और खर्च करना ज्यादा जरूरी हो रखा है ना। तो अब वो जो चीजें हो रही हैं, इसी बीच में आप सड़कें देखिए, नेशनल हाईवे देखिए, पुल देखिए, आप डैम का निर्माण होते हुए देखते हैं। अब जितनी भी देश के अंदर तरक्की हो रही है, इन सब के लिए पैसा बहुत जरूरी है, और उस बहुत ज्यादा जरूरी के लिए देश का ओपन होना बहुत जरूरी है, देश का ग्लोबलाइज होना बहुत जरूरी है, प्राइवेटाइज होना बहुत जरूरी है। और इसी कारण से ये सब हुआ। और देश के अंदर साथियों, देश ने शुरुआत 1991 में खुल के इस चीज की करी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, जहां आपने शुरुआत में 5.6% की ग्रोथ रेट देखी थी, वो 6.8 पहुंच गई, 5.6 की जगह पर, है ना। आप इधर देखिए बेटा, आप नोटिस करेंगे कि 5.6% की ग्रोथ रेट जो थी वो 7% पहुंच गई नवी के अंदर। आप देखिए, फिर हमने 7.2 की ग्रोथ रेट रखी। आप सोचिए, हम 5.6 की ग्रोथ रेट लेके चल रहे थे, 6.8 मिली। हमने सोचा कि भाई हम क्या बोलते हैं, द प्लान फेल्ड, अच्छा सॉरी, नवी पंचवर्षीय योजना फेल थी, माफी चाह रहा हूँ, है ना। ये ग्रोथ टारगेट जो थी फेल कर गई, सॉरी चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में एक ग्रोथ रेट और अचीव हुई है, वो 8% की ग्रोथ रेट अचीव करी। ठीक है, जब भी कोई पंचवर्षीय योजना फेल मारे तो बस इतना ढूंढ लेना, कोई ना कोई युद्ध हुआ होगा, है ना। जब भी कोई योजना फेल मारे तो उसके साथ रिलेट करिए कि क्या कोई युद्ध हुआ था क्या, है ना, कोई भी देश के अंदर ऐसा क्राइसिस हुआ था क्या। आप अपने आप जोड़ लेंगे, आप अपने आप पहचान लेंगे। इसलिए आपको मालूम होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध, जैसे कारगिल वॉर हुआ, असल में कारगिल वॉर हुआ, है ना, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, है ना। हमारे देश ने वो कब किया, न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरण 2 है बेटा, वो कब किया था अपन लोगों ने, पोखरण 2 जो हमने किया था वो कब किया था, जल्दी से बताइए विक्रम। 1998, है ना। तो ये 1999 और 1974 में हम पहले कर चुके थे, है ना। तो ये 1998 के बाद वाला जो टाइम था, 1999 से लेकर के, ये सैंक्शन का टाइम था। हमारे देश के ऊपर सैंक्शंस लाद दिए गए थे कि भाई आप लोग जो है अब हमारे साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो हमने भले ही इकोनॉमी को ओपन कर लिया, लेकिन इकोनॉमी को ओपन कर लिया, उसके बावजूद भी क्या हुआ, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर सैंक्शन चलते रहे, है ना। मतलब सैंक्शन का मतलब क्या हुआ, सैंक्शन का मतलब हुआ कि आप लोगों ने, भाई दुनिया के देश भी तो ये समझना चाह रहे थे ना कि इंडिया ग्रोथ कैसे करने लग गया। तो समझ में आया कि इन्होंने ओपननेस अपनाई है, यानी इनके यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ है। तो अमेरिका ने क्या कहा कि अच्छा तुम्हारी वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से तुम्हारी ऐश हो रही है, तो लो बेटा मैं तुम्हारे यहाँ पर कंपनी ही नहीं जाने दूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए, चिड़ोकला। अरे भाई विक्रम सिंह, बिल्कुल कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं पवन कुमार, सर इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन जरूरी है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप, बिल्कुल जरूरी है। और ये मैं नहीं कह रहा, होता क्या है कि ये स्टेटमेंट्स होते हैं, ये है कि मैं अगर बोल दूं तो आप मुझे कहने लग जाएंगे फिर आप किसको पढ़ाएंगे, है ना। मुझे कई बार डायलॉग इस तरह के मिलने लगते हैं, और सर प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो फिर आप किसको पढ़ाएंगे, फिर तो सरकारी नौकरियां होंगी नहीं, फिर आप तो बेरोजगार मर जाएंगे। मुझे इस तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं। है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन ये इतिहास है, पंचवर्षीय योजना इसलिए पढ़नी जरूरी होती है कि आपको समझ में आता है कि हाँ यार देश की स्थितियां ऐसी रही थी, निकलना जरूरी था। और जो सैंक्शन शब्द है इसका मतलब भी समझ में आएगा आपको कि सैंक्शन का मतलब है कि आपके देश में कोई कंपनी आने ही नहीं दी जा रही, ना आपका सामान खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के ऊपर सैंक्शन जो है वो इकोनॉमी को गिराएंगे, और गिर गया।
अच्छा, फिर धीरे धीरे चीजें ओपन होने लगी, देश ने फिर अगले साल टारगेट किया। इस बार जो है हम लोगों ने मतलब ये पॉवर्टी को भी टारगेट किया कि हम इतना % तक खत्म करेंगे, और हम लोगों ने ग्रोथ टारगेट जो है वो 8% सेट किया और हम 7.2% तक पहुंच गए। देखिए कुछ भी ना हो तो आप इतना सा समझ के देखिए कि इंडिया कहां से शुरू किया था 1991 से पहले। आप देखिए हम लोगों ने 5 या 6% से शुरू किया था, अब हम बढ़ना शुरू हो चुके हैं 6.8, हम जा चुके हैं 7.2 तक। हमारे अंदर ग्रोथ रेट आने लगी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी है। मजेदार बात तो हमको आई 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जहां हम लोगों ने ग्रोथ रेट के सारे आंकड़े क्रॉस कर दिए, हम 7.9% तक ग्रोथ कर गए, है ना। हम 7 पॉइंट, अरे यार विक्रम बार बार ये मत लिखिए, ये भ्रम प्रकाश क्या है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मेरे 6 दिन का 8.5 वाली क्लास करंट रह गया है, सर्च करने पर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, शो हो रहा है प्लेलिस्ट बनवा देंगे, बिल्कुल बनवा देंगे, अभी बोल देते हैं। लीजिए अब आप कम से कम शांति रखिए, करते हैं। दादा वो 8:30 बजे वाली जो क्लास होती है अपनी करंट वाली वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट बच्चे कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज एक बार बनवा दीजिए, ठीक है। अब थोड़ी शांति रखिए, ठीक है। हाँ जी, तो अब क्या हो रहा है कि मैंने आपसे क्या कहा कि 8.1% हमने टारगेट, हमने 8.1% रखा और हम 7.9% तक पहुंच गए, है ना। तो ये अपने आप में बढ़ती हुई ग्रोथ की निशानी है। फिर आई 12वीं पंचवर्षीय योजना और इसी बीच में आ गए मोदी जी, ठीक है। और हमने ग्रोथ रेट का टारगेट किया इसके अंदर 8% ग्रोथ रेट का, और यहां पर मोदी जी की एंट्री होगी। और मोदी जी की जब एंट्री हुई तो विकास आ गया, है ना। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमको ग्रोथ प्रोजेक्शन, देखिए जब भी सत्ता परिवर्तित होती है तो आप पूछेंगे सर इंडिया तो बहुत बढ़िया कर ही रहा था, तो फिर मोदी जी ने आते ही नीति आयोग क्यों बनाया? मोदी जी ने आते ही प्लानिंग कमीशन खत्म ही कर दिया। आप देखिए उदाहरण उठा के देखिए, जनता सरकार जो थी उसने भी ऐसे ही किया था, प्लानिंग आयोग खत्म, तभी तो मतलब प्लानिंग आयोग खत्म से मतलब जो प्लानिंग कमीशन था उसको रद्द किया गया था कि भाई इसकी बात नहीं मानेंगे, अपना पंचवर्षीय योजना लेकर के आएंगे। मतलब नीति आयोग नहीं बनाया था उन्होंने उस समय पर, लेकिन पंचवर्षीय योजना को रोक दिया था। इनने भी ऐसा ही किया, बोले नहीं यार इससे पहले तो पंचवर्षीय योजना रुक ही चुकी है ना। मतलब इससे पहले तो मतलब जो हमारे पहले के पूर्वज रहे हैं उन सब ने पंचवर्षीय योजनाओं को रोक कर देखा हुआ है, उसमें फीलिंग नहीं आती। हम प्लानिंग कमीशन को हटाएंगे ताकि ना रहेगा, मतलब बांस ना बजेगी बांसुरी, हटाओ इसे। तो ऐसी स्थिति में फिर आया नीति आयोग। और नीति आयोग किस दिन स्थापित हुआ जरा बताएंगे आप लोग? नीति आयोग की डेट बताइए। एक जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। तो इससे अंदाजा लगाइए कि 2015 में जब नीति आयोग आया, इसका मतलब 12, 13, 14 ये 3 साल तक, लगभग 2.5 साल तक ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ये चल चुकी थी। 2017 तक चलनी थी। 2015 से 2017 का जो बीच का टाइमिंग था, इस टाइमिंग पर सारा गेम होना था। 2015 से 2017 के बीच का जो टाइमिंग था, इस बीच में सारा गेम होना था। अब देखिए लाए तो बहुत ही अल्टीमेट तरीके से सोच कर थे, लेकिन अब ये जो कोरोना आया ना, इसने हर चीज को टर्न अराउंड कर दिया। टर्न अराउंड क्या कर दिया भाई? सोचा तो अच्छा था, जैसे अब तक सोच के आ रहे थे सारे के सारे लोग कि भाई 5 साल में, इनने कहा कि नहीं 3 साल, 7 साल, 15 साल में इस प्रकार की प्लानिंग लाऊंगा मैं, लंबी लंबी प्लानिंग नहीं लेके आऊंगा, मैं छोटी समय की प्लानिंग लाऊंगा। और दूसरा एक जो चीज इसमें की गई वो क्या थी कि हर चीज के साथ, शुरू करने के साथ में कंप्लीशन डेट भी अनाउंस की जाएगी। और अगर आप लोगों ने ना, देखिए मेरा आप लोगों ने एक नेचर नोटिस किया होगा, मैं सरकार का क्रिटिसिज्म भी करता हूं तो मैं कंस्ट्रक्टिव तारीफ भी करता हूं, है ना। क्योंकि सरकारें केवल बुराई के लिए नहीं बनी होती है ना, मतलब अगर ऐसा होता तो इतने लोग मूर्ख नहीं होते जो कि सरकार चुन ले, ठीक है। तो ये जो सकारात्मक क्रिटिसिज्म है ना, ये बहुत ही जरूरी है। मतलब एक पक्ष कभी भी जरूरी नहीं होता है। अगर आप नोटिस करें तो इन दिनों ना सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इसमें एक नया पद है, अगर आप उसे नोटिस करें, और वो क्या है कि सरकार टारगेट लेके काम कर रही है। टारगेट लेके काम कर रही है से मतलब हुआ कि भाई 2022 तक हम लोग इस हाईवे को कंप्लीट कर देंगे, 2022 तक हम इस कॉरिडोर को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीशन डेट साथ में बताई जा रही है। आप बहुत सारी जगह तो ये तक पढ़ रहे हैं आजकल कि इस तारीख से पहले इनॉग्रेट कर दिया गया, है ना। हमारा जो टारगेटेड चल रहा है काम, कि 2022 तक 175 गीगावाट बिजली पैदा कर लेंगे।
ये आप पूछेंगे सर कर नहीं पाए तो, देखिए नहीं कर पाए तो उसके अपने रिपरकशंस हैं, अपनी मजबूरियां हैं। इंडिया अपना जो मतलब एनर्जी का गोल था 175 टारगेट किया था, लेकिन नहीं कर पाया, उसके आसपास तो लेकिन पहुंच ही जाएगा ना। तो असल में टारगेट लेके जो काम करना है, एक तो होता है काम करना है, बोले क्या गरीबी हटानी है, एक शब्द है गरीबी हटाओ, लेकिन कब तक हटाओ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना। ये एक बहुत बड़ा सवाल क्या है, गरीबी हटाओ, लेकिन आपके साथ में दूसरा सवाल बनता है कब तक। तो अब जो शब्द चीजें यूज कर रही है सरकार, वो अपनी पॉलिसी में ये बदल चुकी है कि भाई हमको इस साल तक करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, मुझे तो ज्यादा चीजें तो खैर आप लोग भी जानते होंगे, पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव होंगे आप लोग, लेकिन मैं आपको अपने क्षेत्र की एक विकास कार्य बताता हूँ। मेरे अलवर से ना होकर के एक हाईवे गुजर रहा है, और गडकरी जी ने 2019 में उसकी घोषणा की थी कि दिल्ली से मुंबई के बीच में एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जो आज तक नहीं था अब बनाया जाएगा, है ना, मतलब पुराना वाला नहीं, पुराना जो NH8 जो 48 कहलाता है उसके बारे में नहीं, जीरो से बनाया जाएगा, यानी सड़क ही नहीं है वहां पर, वहां से जमीन ली जाएगी, जमीन बनाई जाएगी, सब किया जाएगा। साथियों हालत ये है कि हमारे गांव के पास से जहां पर सड़क बनने का कार्य डिसाइड हुआ 2019 में, टारगेट किया गया 2022 तक लगभग 1500 किलोमीटर का रास्ता है वो, और वो एक्सप्रेस वे है, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है बिल्कुल वैसा है। आपको जानकर के हंसी आएगी इस बात की। आप पूछेंगे कि सर सड़क बनी क्या, तो मैं आंसर दूंगा सड़क बनी ये मत पूछिए, आप ये पूछिए कि सर उस पर एक्सीडेंट भी हो गए क्या। साथियों वो सड़क तो बन चुकी है, उसके पोर्शंस बन चुके हैं, उस पर 2 लोग तो हमारे गांव वाले मर चुके हैं गाड़ी चला चला के। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि इतनी बढ़िया एक्सप्रेस वे बना दी कि मोटरसाइकिल चला चला करके गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। मतलब 2019 में जिसकी प्लानिंग होती है, 2022 में जिसका खात्मा होना है, पैचेस में जाने कितने हजारों में शायद अलग अलग ठेकेदार दिए गए कि आपको ये हिस्सा बनाना है, आपको ये हिस्सा बनाना है, और धुआंधार तरीके से वो काम हो गया। और निश्चित ही 2022 में जब देश अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा होगा, वो पूरा हो जाएगा। ऐसे आपने DFC का नाम सुना होगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। आप आज ही मैं एक रिपोर्टिंग देख रहा था जिसमें भारत ने इंडिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोल डिवाइस बनाया है, जहां से मालगाड़ियों का पूरा की पूरा एक ही जगह से टाइम मैनेज हो सकेगा, पता चल जाएगा कौन सी कहाँ चल रही है। ये जो चीजें है ना, ये ऐसी हैं जिससे आपको पता। आप में से कई लोग कहेंगे, अब जैसे एक विद्यार्थी ने लिखा है ना, जॉब कहाँ मिलते हैं इस चीज से, है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है, सर जॉब कहाँ मिले इस चीज से। देखिए इकोनॉमी को समझने के लिए इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। सर जॉब तो निकले नहीं ना, क्या फर्क पड़ा। बेटा देखो क्या होता है, सरकार का एक सिस्टम होता है, हर देश की सरकार का, हर सरकार यही करती है, इसे कहते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सरकार जब सड़क और रेल बनाने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने लगे, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है मार्केट में पैसे भेजने का। अब आप पूछेंगे कैसे। देखो बेटा, उसमें लेबर काम कर रही है, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बहुत सारा पेट्रोल डीजल सबका खपत हो रहा है। अल्टीमेटली सरकार ने मान लो 10 लाख करोड़ रुपए सड़क निर्माण पर खर्च किए, तो असल में वो जितने भी पैसे हैं वो देश के ही अंदर जो काम कर रहे लेबर हैं उनके खातों में गया, देश के ही भीतर काम कर रही जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके गया, इंजीनियर्स के अकाउंट में गया। वो जो पैसा गया 10 लाख करोड़ रुपए, असल में वो वापस सरकार के पास ही आ गया। क्या आपने मेरी बात समझी, क्या कहा मैंने। सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए मार्केट में इन्फ्यूज किया। अब पूछ रहे कैसे आ गया, अरे डाला तो आप ही के अकाउंट में ना, आपके अकाउंट में डाला, तो अकाउंट में डाला हुआ पैसा तो सरकार का ही है। इस तरह से मत सोचिए, वो सरकार बैंक से ले लेगी उसको वापस, सरकार बैंक से उधार ले लेगी, एक सर्कल बन जाएगा। आ गई बात समझ में। भाई मैंने आपको पैसे दिए, आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, मैं बैंक में नहीं रखूं, मैं सब्जी खरीदने चला गया तो मैं सरकार, आपने कहा कि मैं अगर सब्जी खरीदने चला गया सर, तो मैंने तो बैंक में नहीं रखा। बेटा तुम सब्जी खरीदने चले गए, उस सब्जी वाले का भी बैंक अकाउंट है। तो बोले सर लेकिन आप पद को पता नहीं है। मैंने कहा क्या नहीं पता है। बोले सर सब्जी वाला तो कैश में पैसे लेता है। मैंने कहा बेटा कैश में पैसे लेता था, आजकल कोरोना कुछ इस तरह की सेटिंग बिठाया कि आजकल पानी पताशे वाले भी पेटीएम से पैसे खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, वो भी पेटीएम करवा रहे हैं कि भैया पेटीएम कर दो, आप फोन पे कर दो सर। आगे बात समझ में, रीजन क्या हो रहा है। तो अब आप पूछेंगे कि सर 1 मिनट रुकिए, आपकी बात से ये तो समझ में आ गया कि पैसा घूम करके अगर अकाउंट में आ गया तो वो निश्चित ही सरकार के पास चला गया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अब दूसरे तरीके से चलते हैं। बोले क्या सर, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उस पैसे को अपने पास रखा और रखने के बाद उसे अकाउंट में नहीं डाला तो क्या होगा।
यहीं से सारा गेम बिगड़ता है। और साथियों, ये बिगड़ा हुआ गेम ही सरकार का फेलियर कहलाता है। इसलिए हर सरकार ये प्रयास करती है कि हर व्यक्ति को जितना भी हो सके बैंकिंग सिस्टम में लेकर के आए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सरकार क्या करती है कि कैसे भी करके हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेकर के आओ, कैसे भी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दो या फिर सरकार कानून की सख्ती बरते। जैसे मैं आपको सीधा सा उदाहरण देता हूं, जैसे साथियों ना, अगर मान लो आप कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, है ना, आजकल अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो तुरंत वो आपसे आपका पैन कार्ड मांग लेता है, सर पैन कार्ड लगेगा। आप अकाउंट से पैसे निकालते हो तो भी उसकी एक लिमिट सेट कर दी कि नहीं, अकाउंट से अकाउंट में ही ट्रांसफर करिए। महेंद्र लिख रहे हैं, सर मैंने सड़क पर काम कर करके ही क्लास ली है। अब ये देख लीजिए, ऐसे ऐसे युवा भी हमारे बीच में है जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज हमारी क्लास के लिए अपने पास धन जुटाया और काम किया। अल्टीमेटली इस जो पैसा इन्फ्यूज करना है ना, इससे इकोनॉमी चलना शुरू होती है। आ गई बात समझ में? आपका जो सीधा सा उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आपका सीधा सा उद्देश्य होता है कि कैसे भी करके हम लोग जो है मतलब नौकरी सरकारी पा जाएं। सरकारी नौकरी पाने के बाद भी तनख्वाह आपके अकाउंट में ही आएगी। सरकार लेकिन आपको नौकरी क्यों नहीं दे पा रही है? रीजन है, सरकारी नौकरियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज्यादा तनख्वाह पे रख करके काम करवाया जाता है। वहीं प्राइवेट नौकरी में वही वाला काम, जैसे आपको मैं बताऊं, एक गवर्नमेंट टीचर ऑन एन एवरेज 40 से 50,000 रुपए सैलरी विद इन 5 ईयर पाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट में चलूं तो 50,000 रुपए तो प्रिंसिपल की सैलरी भी नहीं होती। जब वो बहुत बड़े स्कूल का प्रिंसिपल होगा तब जाकर 50-60,000 रुपए सैलरी होगी। आप जो बड़ी बड़ी बैंक देखते हैं, आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको जो बहुत इंडिया लेवल पर काम संभाल रहा होगा ना, जो मतलब जैसे कि राजस्थान का कोई HDFC बैंक का हेड हो गया, तनख्वाह होगी उसकी 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने। वहीं पर अगर मैं SBI की बात करूं और अलवर का जो बैंक का जो प्रधान होगा, हेड होगा, उसकी तनख्वाह होगी 1.5 लाख रुपए। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा सैलरी मिलना, तो सरकार को यह समझ में आ गया कि सैलरी ज्यादा और काम कम। आप सोचिए, आपके खुद के भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे जिस समय आप लोग सरकारी बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक में जब जाते हैं तो एक फीलिंग आती है कि यार ये सरकारी बैंक वाले काम ही नहीं करना चाह रहे होते। अब जैसे मेरी खुद की पर्सनल फीलिंग है, मतलब मैं इस चीज से खुद भी बहुत ज्यादा इरिटेट रहा हूं। और मेरे घर में जो है ना, मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड है वो भी स्केल 4 है बैंक में, और मैं उनसे बोलता भी हूँ, यार आप लोग काम करना कब शुरू करोगे? मतलब आप लोग काम करना शुरू कर दो तो शायद बैंक प्राइवेट ना हो। समझ रहे हो? मतलब अल्टीमेटली जो है ना कि यार आप लोग काम करना शुरू करो ना यार। आप, मैं गया आपके पास में, आप घड़ी में 4:30 बज गए, देखकर कह रहे हैं कि भाई साहब 5 बजने वाले, काम कल होगा। कैसे चलेगा? अल्टीमेटली आप ही आने वाली पीढ़ियों के लिए काम रोक रहे हैं। आप ही नहीं चाहते। आज BSNL अगर इतनी बुरी दशा में पहुंचा है, सरकार की नीतियां लाख बुरी थी, लेकिन क्या BSNL के कर्मचारियों ने कभी सोचा कि BSNL को बचाना है? जब सोचा जब सरकार ने BSNL की हालत खराब करी थी, है? नहीं तो यार आपके लाइन, आज तक मेरे घर में लैंडलाइन लगा हुआ है, मैं BSNL का बहुत बड़ा भक्त हूं। लैंडलाइन आज भी लगा हुआ है लेकिन वो चलता नहीं है। महीने में 10-15 दिन कभी ऑन हो गया, टुर हो गया, बस चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा है, काम नहीं हो रहा है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। उससे बहुत नुकसान होते हैं। सर अब आप कहेंगे, सर आप तो बोल सकते हैं, आप तो सरकारी नौकरी में चले गए। देखिए, मैं सरकारी नौकरी में चला बहुत गया हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं प्राइवेट का ही फैन हूं। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं इसकी अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ ये सारी बातें, लेकिन हाँ, मुद्दे को समझिए कि ये सब चीजें मेरे लिए, सरकारी नौकरी में जाना सरकारी तनख्वाह के लिए नहीं था। अगर मैं गया तो मैं ये भी प्रॉमिस आपको करता हूँ, जल्दी ही ये आपको पता भी चल जाएगा, मैं सरकार से तनख्वाह नहीं लूंगा। मतलब नहीं चाहिए मुझे, 1 रुपए में काम कर लूंगा, मेरे पास मतलब ब्रेड बटर का जुगाड़ है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो मतलब क्यों, मतलब आप मुद्दा समझिए कि मेरे को काम करना है, काम कर लूंगा ना यार। तो आप इस चीज को समझिए कि मतलब मुद्दा काम करना है, और वो काम किसी भी सेक्टर में रह के करिए, सबको काम करना चाहिए, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना? तो आप इसको थोड़ा सा समझ के चलिए। और इसी कारण से नीति आयोग जब आया तो नीति आयोग ने सरकार के लिए कुछ वो दिए, है ना, टारगेट दिए। क्या टारगेट दिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इसको बनाया, तो ये मतलब नीति आयोग को मैंने आपको बता दिया। नीति आयोग ने क्या उद्देश्य बनाया और वो क्या था, मैं वो आपको बताता हूं। देखिए, द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स
and to provide a framework national agenda to promote cooperative federalism through well-ordered support initiative and mechanism with the state of the uninterrupted basis। यहां पर क्या हुआ, मतलब सहकारिता बेस संघवाद लाने की बात की गई। अर्थात अभी तक प्लानिंग कमीशन में यह होता था कि प्लानिंग कमीशन के अंदर जो, हाँ भाई ये सौगंध, सुगंधा और ऋचा, बेटा ब्लॉक कर दूंगा दोनों को, है ना। आशीष लिख रहा है सर आप भारत रत्न लेकर ही मानोगे। मैं तो खैर नहीं ले पाऊंगा, आप ही लोग दिलवाओगे। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। मुद्दा ये है साथियों, और मतलब ये मजाक की बातें हजार हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज के लिए काम करने में जितना प्राउड फील होता है ना, हाँ, लेकिन वो तभी कर सकता है कोई आदमी जब वो पहले से समर्थ हो, अपने मतलब आवश्यकताओं को पूरा कर चुका हो, और फिर वो ट्रस्टीशिप का पालन करे, अपनी आवश्यकताओं के बाद में समाज के लिए कुछ काम करे। वो करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो नीति आयोग ने क्या काम करना था, तो इसने सहकारी संघवाद का बढ़ावा दिया। सहकारी संघवाद का मतलब क्या हुआ, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें हर राज्य को बुला करके पूछा जाता है कि हाँ भाई बताइए कि आपको क्या चाहिए, है ना, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो नीति आयोग ने इसका एनालिसिस आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होगा कि क्या नीति आयोग सक्सेसफुल रहा। लेकिन साथियों फिलहाल के लिए नीति आयोग बहुत सारे काम सकारात्मक रूप से कर रहा है। जैसे एक बहुत ही बड़ा काम अगर आपने नोटिस किया हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए नीति आयोग राज्यों के बीच में कंपटीशन करवा रहा है ना। तो साथियों ये जो चीजें हैं, ये मतलब बहुत आपने देखा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग आती है राज्यों के बीच में, है ना। और आपने देखा होगा कि एक वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 112, उनके लिए नीति आयोग ने काम किया। स्वास्थ्य के लिए जैसे कि अभी वो एनीमिया रिपोर्ट आई थी, इंडिया की एनीमिया रिपोर्ट, जिसमें हमने हरियाणा को एनीमिया मुक्त पाया, वो भी नीति आयोग ने किया। स्वच्छता इंडेक्स आता है, नीति आयोग द्वारा प्रमोटेड होता है। तो इस तरह के जो काम, स्मार्ट सिटी, ये सब चीजें क्या हो रही है बेटा, ये कहीं ना कहीं से देश के अंदर मतलब कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा रही हैं। लेकिन सहकारी कंपटीशन को, कॉम्पिटिटिव मतलब कि हम कॉपरेट कर रहे हैं एक राज्य दूसरे राज्य का। फिर हम इसी प्रकार से जीएसटी लाए, उसका उद्देश्य यही था कि जिस राज्य में पैदा हो रहा है वही राज्य अमीर ना बने, जिस राज्य में पैदा हो रहा है उसको यहाँ तो रोजगार हो गया, और जो खरीद रहा है उसे जीएसटी का लाभ मिल गया। तो इससे सहकारी संघवाद का बढ़ावा हो। देखिए उद्देश्य अच्छे होते हैं, कोई सी भी सरकार लेके आए। देखिए आप इस चीज को समझिए, आपने पूरे लेक्चर को मेरे साथ सुना ना, तो मैंने कहीं पर भी कांग्रेस की बुराई करी, ना मैंने जनता पार्टी की बुराई करी, ना भाजपा की बुराई करी। रीजन ये है कि ये हम ही लोग हैं, हम कैसे बुराई कर लें इनकी। जो सरकार है ना, अगर वो करप्ट है तो वो इसलिए क्योंकि हम करप्ट हैं, है ना। हम में से सरकार बनी है, हमने चुनी है, हमारे अंदर ऐसा भाव है तो सरकार हम जैसी है। तो जब सरकारें सब हमारे जैसी हैं, विचारधारा का फर्क पड़ता है, कुछ अपने कुछ एजेंडों को लेके आगे निकल जाती है। सारी सरकारों को एक ही नियम फॉलो करना है, और वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, दैट इज डीपीएसपी। उन्हीं सबको फॉलो करते हुए हर देश का राज्य सरकार उसी तरफ जा रहा है। अब उसको कोई अपने तरीके से रंग पहना रहा है, कोई दूसरे तरीके से। ये सब हम ही हैं जो शासन में है और जो शासित में है ना बेटा। तो कभी भी सरकार का क्रिटिसिज्म करते समय थोड़ा सा मतलब उदार व्यवस्था में आप वो करें, सरकारों को हम ग्रेडिंग दें। चुनाव आते हैं तब आप देख लें जिसके बारे में जो आपका विचार है, लेकिन ना एनी टाइम ना इस तरह से ना हुआ करें कि इंदिरा जी के समय तो साहब ये हुआ था, ये हुआ था, मोदी जी के समय तो ये हुआ था। आप ये सोचिए कि आज हम इतना बोल पा रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, उसमें कुछ सकारात्मक काम भी हुए होंगे। जब आप सकारात्मक रहेंगे तो आपको अच्छा अच्छा भी दिखने लगेगा, है ना। ये आपका व्यक्तित्व है कि आपको कमियां नजर आती हैं कि अच्छाइयां। अगर आपको अच्छाइयां नजर आती हैं तो समझिए कि आप सकारात्मक व्यक्ति हैं। तो ये था साथियों आपके सामने पंचवर्षीय योजना। काफी दिन चला, है ना, लगभग 3 दिन से ऊपर निकल गया है ना। तो मैंने लेकिन प्रॉमिस भी किया था, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स को समझने का मूल आधार है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था, बिल्कुल बेटा। I want to do graduation in maths after 12th. Then I want to start preparation of my civil service exam. Along with maths honors with additional subjects, should I choose for the betterment of civil services preparation, political science, eco? बहुत अच्छा सवाल आस्था आपने पूछा है, और हालांकि ठीक है आप अभी 12th में हैं, ये बात जानकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। और आप इतना ज्यादा अभी से अवेयर हैं
कि आपने इतना प्यार से ये सवाल लिख करके पूछा है ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं निश्चित ही आंसर दूंगा, हालांकि मैं इतने डिटेल आंसर नहीं देता, फिर भी सुनिए। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन जानने के लिए आपने सवाल मुझ तक भेजा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मेरी पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ग्रेजुएशन जो है वो साइंस बैकग्राउंड में करना सेफ साइड रहता है। सेफ साइड से मतलब होता है कि ग्रेजुएशन में जो भी विद्यार्थी मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनकी रीजनिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट उन्हें तैयारी में और ज्यादा अच्छा करता है। उदाहरण के लिए अगर आप यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखें या स्टेट पीएससी का रिजल्ट उठा के देखें, तो जनरली वो लोग ज्यादा सिलेक्शन उठाते हैं जो लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं और जिन्होंने साल भर के लिए ही साइंस वो पढ़ी होती है, जीके। उदाहरण के लिए मैं अपना बताऊं, मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूं, लंबे समय तक साइंस पढ़ाता रहा हूं। 1 साल में समझा और पढ़ के आगे निकल गया। मुसीबत क्या होती है बच्चा, कि अगर आपने ना जैसे इकोनॉमिक्स ले लिया है ना, अब इकोनॉमिक्स को आप इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगी कि जब आप पेपर देने जाएंगी ना, जब आप यूपीएससी का एग्जाम, तो उस समय दिक्कत ये होगी बेटा कि आप इकोनॉमिक्स को कहां कहां से पढ़ें इसके लिए कंफ्यूज रहेंगी। वहीं एक साइंस का बच्चा, जो साइंस का बच्चा होता है, वो क्या करेगा, उसको पता है यार इतनी सी इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है जो उसको समझ में आ चुकी है, बैंकिंग पढ़नी है, 5 ईयर प्लान पढ़ना है और 2-4 छोटे मोटे टाइटल। इकोनॉमिक्स बहुत छोटी है, ठीक है, मुश्किल से अपनी इकोनॉमिक्स भी 15-20 दिन ही चलेगी है एट मैक्स, क्योंकि बहुत छोटी है ये, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, पेपर में करंट आता है ना, है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो पूरी की पूरी जानकारी आपने पूछी, इसमें जिस भी सब्जेक्ट को आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया, मुसीबत पेपर टाइम पर हो जाती है कि पढ़ना क्या है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं अपनी ही बातें प्रमुखता से समझता हूं और कहूंगा कि साइंस तो ग्रेजुएशन तक चलने दो, पेपर जब देना हो साल भर में तैयारी करके निकाल लेना, या पैरेलली मेरी क्लास पढ़ते रहो, इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्रिया पूछ रही है, आप नीचे फर्श पर बैठकर क्यों पढ़ाते हैं? बेटा एक तो बैठने में आरामदायक होता है और दूसरा आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है सामने और मैं मतलब बैठा हुआ हूं तो मुझे अलग ही फील मिल रहा है। मोहम्मद इरफान, सर आपसे एक बार बात हो जाती तो धन्य हो जाते। यार मैं मतलब मजबूर हूं कि मैं आपको धन्य नहीं करवा पा रहा हूं। है ना, लेकिन हाँ, एक दिन डाउट सेशन जिस दिन होगा उस दिन हम जरूर करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोगों के जो प्रश्न है ना, हाँ भाई, आरएनए का सेशन है अभी, वो टेस्ट का सेशन है 10 बजे, जिनको देना हो वो देख लेना। और आप लोगों के जो ये वाले प्रश्न है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए किसी दिन एक काउंसलिंग प्रोग्राम हम रख लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।